नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो खबर है जो हर जगह जिसका चर्चा हो रहा है। हर आदमी परेशान पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दर हकीकत जानता नहीं कि FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद क्या फॉल आउट होगा। लोग तो बड़े परेशान हैं। आखिर हुकूमत भी इस बारे में बहुत सारी बात करती रही, हमारे मईशतदान भी काफ़ी गुफ्तगू करते रहे, डिस्कशन जारी रही, लेकिन इसकी जो पेचीदा जो मैं कहूँगा इसके अंदर जो मौजूद पेचीदा बारीकियाँ हैं वो दरअसल हैं क्या, उसके बारे में कोई वाकिफ़ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतालिक पता लगना शुरू हुआ कि भाई ये FATF का मामला तो बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, बहुत वसी है और इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मईशतदानों ने बताना शुरू किया है कि इसका इम्पेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी आ सकता है, शायद एड पर भी आ सकता है, शायद पाकिस्तान की रेटिंग पर भी आ सकता है। यानी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अब जो हैं वो सामने आ रहे हैं और लोग भी परेशान होना शुरू हो गए हैं। सरमायाकारों के दिल में भी कुछ खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। हमारे मुल्क के अंदर ताजिर सनतकार बिरादरी भी जो है वो भी थोड़ी सी बेचैन और परेशान है, क्योंकि कहीं इसके जो मैं कहूँगा कि इम्पेक्ट्स हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ फ़ॉरेन ट्रेड और उसकी पेमेंट्स के ऊपर ना आना शुरू हो जाएं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर किसी भी किस्म की कोई कदगन पाबंदी अगर ना भी लग रही हो, अगर मशकूक के ज़ुमरे में भी आ जाए कोई मुल्क, यानी ग्रे लिस्ट जो कि मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, तो फिर बाद में मसले मसाइल तो बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। हुकूमत ने कहा कि जनाब हमने बहुत सारे इक़दाम लिए हैं जिसकी वजह से शायद हम ग्रे लिस्ट से बच जाएँ और बिल्कुल बारीक से बचें। कहते हैं कि आगे चल के मुस्तकबिल में कुछ ऐसे इक़दाम ले लेंगे जिससे शायद हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं। लेकिन बात यह है कि चंद सहाफ़ियों का ऐसा कहना था कि अंदरून मुल्क में कोई साजिश हो गई और हम सब ने वो अंदरून मुल्क के जो साजिशी लोग हैं उन्होंने मिल के FATF के अंदर, अरे भाई अपने आमाल ठीक कर लें। कहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं जिसके सबूत जो हैं वो सामने मौजूद हैं, उन पर फैसले होने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कोई अंदरूनी साजिश हुई है। अंदरूनी साजिश कैसे हो सकती है जब सब चीज़ें आया हो चुकी हैं, लोगों के सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। आबिद सुलेरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, माहिर माशियात भी हैं, मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आबिद सुलेरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। आबिद सुलेरी साहब, मेरे जहन में जो सबसे पहला उभरता हुआ सवाल है वो ये है कि लोग अभी तक शशोपंज के आलम में हैं। उनको पता नहीं है कि दरअसल आम लोगों को, आम आवाम को हमारे यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं है कि FATF है क्या। तो उनके लिए थोड़ा सा मुख्तसरन मेरे ख्याल से आप तारुफ तो करा दें कि FATF दरअसल है क्या। हर आदमी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, येट जानता कोई भी नहीं इसके मुतालिक, तो इसके बारे में बताइए। जी, ये एक टास्क फोर्स, जैसा कि आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो 1989 में ये उस वक्त बनाई गई थी और इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी दुनिया में, उसको रोकने के लिए जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है, जो बैंकिंग्स के क़वानीन हैं, जो मनी एक्सचेंज के रेगुलेशन है, उन पे कोई रिकमेंडेशन इस टास्क फोर्स ने देना थी और इस टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन की एक लिस्ट बनाई। इस वक्त इसमें ज़्यादा जो उस वक्त के मेंबर थे वो OECD के थे और OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कंट्रीज़ की है, वहीं पे उसको पेरिस में होस्ट किया जा रहा होता है। सितंबर 11 के बाद इसमें फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग उसको भी डाल दिया गया कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को किस तरीके से काउंटर किया जाता है। तो ऑल टुगेदर इन्होंने 40 के करीब रिकमेंडेशन अपनी बनाई कि आप अपने जो इक़्तिसादी निज़ाम है उनमें ये चीज़ें शामिल कर लें। आप अपनी प्रोसिक्यूशन जो है वो इस तरीके से करें, आप एविडेंस इस तरीके से इकट्ठे कर रहे होंगे। आपकी जो अकाउंट फॉर एग्जांपल जब बैंक का खोलना है, आपने देखा होगा अगर हाल ही में आप बैंक अकाउंट खोलने जाएं तो अकाउंट खोलने के लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्म है। जी, और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से नाजरीन से ये कहूँगा कि उसको पूरा पढ़ा करें। अक्सर ये होता है कि बैंक अकाउंट खोलते वक्त सिर्फ साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन आजकल के जो फॉर्म्स हैं उसमें बहुत तवील डिटेल जो है पूछी जाती है। वो फॉर्म मैंने देखा, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। मेरे साथ एक चौकीदार भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए आया था, उस चौकीदार से भी डिक्लेरेशन ले रहे थे कि जनाब आप बताएं आपके दूसरे मुमालिक में अकाउंट है या नहीं। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ और परेशान हुआ, लेकिन बिल्कुल साइन उसने भी कर दिया, मासूमियत से मैंने भी कर दिया।
हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली FATF की रिकमेंडेशन का हिस्सा है। इसके 37 मेंबर्स हैं और ये कोई ऐसा अदारा नहीं जो कि आपको डिक्लेयर कर सकता है कि आप बहुत सादिक हैं, अमीन हैं, पारसा हैं, या आप बिल्कुल करप्ट हैं, या आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं टेररिज्म की। इस तरह का कोई चीज़ नहीं। मसलन अगर मैं हमसाया मुल्क के कल के जो प्रोग्राम और उनके अखबारों के जो अदारिये पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे FATF ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द ममालिक की सरपरस्ती करने वाला मुल्क डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल कोई नहीं भी है। खामी कमजोरी हो, अमूमन हिंदुस्तान उसका ग्रे पूरा लिस्ट या एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोशिश करते हैं ये जी कि दुश्मन तो इंसान की नाकामी के ऊपर खुश होते ही हैं, और लेकिन बात यह है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हमारी क्या क्या गलतियां उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम FATF के मुतालिक। बहुत सारे लोग FATF का नाम लेते हैं लेकिन दरअसल उसके हकीकी माने भी नहीं जानते। लेकिन आज हमने कोशिश की कि प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तारुफ दे दें कि FATF दरअसल है क्या। मेरे फाजिल मेहमान आबिद सुलेरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये FATF के मुतालिक तो आपने बता दिया, आप ग्रे लिस्ट के बारे में भी आपने किसी हद तक वजाहत की कि मामलात उतने ख़राब नहीं शायद जितने हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया में आ रहा है। चले वो तो एक चीज़ एक तरफ रखता हूँ मैं, मुझे ये जानना है कि हम ग्रे लिस्ट तक पहुँचे किस तरह से, हम में क्या क्या ख़राबियाँ थीं, या जो तजावीज़ जैसे आप बता रहे हैं कि वो इदारा तजावीज़ देता है, क्या हमने उन तजावीज़ पर अमल नहीं किया, या हमने जो अपनी पॉलिसी मेकिंग या सिस्टम्स रखे वो फैसिलिटेट करते रहे मनी लॉन्ड्रिंग को, और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट फाइनेंसिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ी वजाहत करें, क्यों कोई ग्रे लिस्ट में हमें डालेगा? जी, तो आखिर सारी दुनिया हमारे बारे में सोच के हर वक्त साजिश तो नहीं करती। तो मैं कुछ गलतियां हमारी भी। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो 40 तो रिकमेंडेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग पे। सितंबर 11 के बाद 9 अलग से रिकमेंडेशन दी गई कि काउंटर जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग, उसके लिए क्या करना है। अब ये ममालिक एक दूसरे की वैल्यूएशन आपस में करते हैं और उसमें देखा जाता है कि आपके सिस्टम्स, आपके मामलात किस हद तक उससे कंप्लाई करते हैं। इसमें दो अमूमी तौर पे कहा जाता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। FATF में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ब्लैक लिस्ट अमूमन उन मुल्कों को कहा जाता है जो कि इनकार कर देते हैं कि वो दुनिया के इस बैनुल-अक़वामी सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, और वो जो ये टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशन है उसको नहीं मानते। तो उस नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में नॉर्थ कोरिया का नाम काफ़ी अरसे तक शामिल रहा। उसमें आजकल ईरान का नाम जो है वो भी डाल दिया गया। तो ये वो ममालिक हैं जो कि कहते हैं कि जी हमें OECD या बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो जो कह रहे हैं हम उससे कोई परवाह नहीं और हम इसको नहीं मानते। खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो इस तरह के हालात नहीं है कि हमें ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाया जा सके। इस साल जब फरवरी में इसकी मीटिंग हुई तो बता दिया गया था पाकिस्तान को कि हमारे जो बहुत से प्रोसीजर्स हैं और बहुत सी जो चीज़ें थी वो उनमें डेफिशिएंसी है। ग्रे लिस्ट उन ममालिक को कहा जाता है जिनके सिस्टम्स में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज, कि आप में बुनियादी खामियां हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, या आपका सिस्टम जो है वो फाइनेंसिंग कर सकता है टेररिज्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जहादी तंजीमें हैं जो कि चंदा इकट्ठा कर रही हैं या कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर रही हैं और आप उसको नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम में ये खामी मौजूद है कि कोई भी फलाह इंसानियत के नाम पे चंदा इकट्ठा करके उससे शायद जो हैं ऐसे इक़दामात जो कि इंसानियत कुछ है वो ले सकता है। या आपके बैंकिंग सिस्टम में अगर नहीं पूछा जा रहा कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन आ रही है वो कहाँ से आ रही है। बहुत से लोग जबकि आजकल जब उनके बाहर से पैसे आते हैं तो उनसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें उनको बताना होता है कि इसका मकसद क्या है, क्या है उनके किसी दोस्त अहबाब ने भेजे हैं, ये घर के खर्चे के लिए हैं, ये कारोबार के लिए हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान कर रहा है। फरवरी में पाकिस्तान को 3 महीने दिए गए थे कि अगर आप अपने सिस्टम को मज़ीद फूल प्रूफ कर लें
तो आपको स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी वाले ममालिक में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये वही वक्त था जबकि फौरी तौर पे आपने देखा था कि रातों रात सर्कुलर इशू हुए और बहुत से कालअदम तंजीमों के तहत ज़ेर इंतज़ाम जो मसाजिद और मदरसे चल रहे थे उसको हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उनका नज़्म व नस्क जो है वो ख़ुद संभाल लिया। और इसी तरीके से जो बहुत से ऐसे कालअदम तंजीमें जिनकी एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह चल रही थी उसको भी हुकूमत ने अपने नज़्म व नस्क में ले लिया। तो ये वो अटैम्प्ट थी जो कि पाकिस्तान कर रहा था टू शो कि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ममालिक बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, जो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब अच्छा है, हम नहीं मानते, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान ने 26 नुकाती एक प्रोग्राम जो है वो दिया है अभी। उस 26 नुकात पे जो पहली का होगा असेसमेंट वो अब दोबारा जनवरी में होगी और अगले 1.5 साल में पाकिस्तान ने प्रूव करना है कि पाकिस्तान वाकई संजीदा है कि वो यानी बच्चे की सप्ली आ गई है, अब उसको अगले इम्तिहान में पास करना है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नॉट द वर्स्ट सिचुएशन, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे कुछ समझ ऐसे रहा है कि सप्ली आ गई इम्तिहान के अंदर, अब अगली दफा दे सकते हैं। आई जस्ट हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि इसका फॉल आउट का नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी जस्ट हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है FATF के मुतालिक बात कर रहे हैं और ये जो FATF का मामला है इसके ऊपर मेरे ख्याल से इतनी गहरी निगाह कभी नहीं डाली गई। आज मैंने कोशिश किया है कि जनाब सबसे पहले जो है हम ये जान लें FATF क्या है, दूसरा ये कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट तक किस तरह पहुँचा, अब जो तीसरा बड़ा ही अहम नुक्ता है जिसके मुतालिक अब ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन इफ्स एंड बट्स से ज़रा हट के इसका फॉल आउट क्या आएगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट में तो हम आ गए, अब इसका इम्पेक्ट क्या क्रिएट होगा। क्या बैनुल-अक़वामी तिजारत पे कोई असर होगा, जो इमदाद हमें मिल रही है उस पर असर होगा, या हम महज जो हैं सिर्फ कुछ इकदाम लें और मामला ठीक हो जाएंगे। मेरे साथ आबिद सुलेरी साहब मौजूद हैं। आबिद सुलेरी साहब, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं कि ये जो फॉल आउट है, यानी FATF की अब हम ग्रे लिस्ट में आ गए, अब हमें क्या कुछ भुगतना पड़ेगा, कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा, या खालिसतन इस्लाह से, या जो जिसे आप कहते हैं कि स्लैप ऑन द रिस्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा हमारे लिए? देखिए, पाकिस्तान इससे पहले भी 3 साल तक ग्रे लिस्ट में रहा है। 2012 से लेकर 2015 तक ग्रे लिस्ट पे थे और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे है। असल इशू जो है उस वक्त भी पाकिस्तान ने IMF के साथ एक प्रोग्राम भी किया 2013 में, उसमें जो लोन वोन थे वो भी चल रहे थे। मामला तो ज़िंदगी ऐसा आपके नहीं रुकते, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है परसेप्शन। यकीनी तौर पे जो परसेप्शन है वो आपके मज़ीद नेगेटिव हो जाती है जब आप FATF जब एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है, जैसे कि अभी 29 को आज जब उनकी ख़त्म होगी जो मीटिंग, तो जब वो एक अनाउंस करता है तो उसमें वो कहता है कि जी ये फ़लाँ ममालिक हैं जिनमें स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज़ हैं, और फिर वो आगे लिखता है कि जो हमारे FATF के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 37 मेंबर कंट्रीज़, वो अपनी रिस्क जो है उसका ख्याल रखें कि इन ममालिक के साथ जब आप मामला कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे, तो इसमें रिस्क है, इसका ख्याल रखें। तो वो सिर्फ इतनी सी बात करता है। अब इसको रिस्क का ख्याल रखने के लिए हर मुल्क जो है वो अपने अपने तरीके से काम करेगा। जहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो अमेरिका यकीनी तौर पर उस पर आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखिए तो उसमें एक हमारे यूरोपियन इत्तेहादी मुल्क की तरफ से जो पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने एक कालअदम तंजीम को नए नाम से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है और उनके अकाउंट्स को भी जो था अनफ्रीज़ किया गया था। अब इस तरह के इकदाम जो हैं यकीनी तौर पे अगर वो हो रहे होंगे तो आपका जो इस FATF में ग्रे लिस्ट के आने के बाद जो ममालिक इस सिचुएशन को अपने हक में एक्सप्लॉयट करना चाहेंगे वो यकीनन इसको एक्सप्लॉयट कर सकेंगे। अब
एक चीज़ जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं जब बैरूनी दुनिया में जाके अपने केसेस को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो ये समझा रहे होते हैं कि हमारा एक जो अदालती निज़ाम है वो इतना ही इंडिपेंडेंट है जितना कि बाकी दुनिया का है। अब अगर आप किसी एक फ़र्द को जो कि मतलूब है बाकी दुनिया में उसको हिफाजती कस्टडी में रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसने चूँकि उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ या उसमें कोई केस उस पर नहीं बना तो अदालत जो है वो उसको बेल दे देगी। और यही चीज़ें जो है वो बाकी मामलात में भी उसी तरह से उस एनालॉजी को आप ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि करने में पाकिस्तान को प्रैक्टिकली दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि इसका प्राइमरी मकसद तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। तो हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे लोग और काउंटर और टेररिज्म फाइनेंसिंग 2001 के बाद सितंबर 11 के बाद जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको रोकना भी इसका एक बुनियादी मकसद बन चुका है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काफ़ी हद तक होती रही है ना, तो उसको तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि लोग खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं कि जी उन्होंने लॉन्डर करके बाहर पैसे भेजें। आई थिंक द न्यू स्कीम इज देयर जस्ट टू फैसिलिटेट दोज पीपल के जिन्होंने पैसे बाहर भेज दिया, वो बताना चाहते हैं। जाहिर बात है अगर उन्होंने बता के भेजे होते तो वो फिर मतलब ये कि टैक्स पेड इनकम में शामिल होते हैं ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो हम तो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने गलत किया है। बाहर आपके सासे हैं वो दो तरह के हैं जी, जो बाहर आपके सासे हैं वो दो तरह के हैं। जी, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, यूरोप में काम करते रहे हैं 10, 15, 20 साल और आपने वहाँ पे सासे बनाए हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में उन पर टैक्स नहीं पे किया या पाकिस्तान में रिटर्न फाइल नहीं की या आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो कुछ तो असासे वो हैं। तो यकीनी तौर पे जो बैरून मुल्क असासे हैं सारे के सारे आप ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैक मनी से बनाए गए हैं। उसमें बहुत से असासे वो भी होंगे जो कि हमारे समुंदर पार पाकिस्तानियों के मेहनत की कमाई के हैं, यकीनन उसमें वो भी होंगे जो कि पाकिस्तान से पैसे गए हैं और वहाँ पर बनाए गए हैं, दोनों तरह के हैं। लेकिन एमनेस्टी स्कीम की टाइमिंग जो है वो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि थोड़ी सी गलत थी FATF के हवाले से। उसको भी पाकिस्तान के जो लूज एक्शंस हैं उसमें एक एविडेंस का हिस्सा बनाया गया है। तो कालादम तंजीमों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, एक ये हम पे इल्ज़ाम लगा, दूसरा एमनेस्टी स्कीम वाला, तीसरा हमारे सिस्टम में अभी भी जो कुछ लेट मी गेट वन क्लैरिफिकेशन वो लगे। लेट मी गेट वन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू, क्योंकि आप इस चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मुझे एक चीज़ ये क्लैरिफाई करके बताएं कि ये जो हम कोशर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ये कि इसको जो हम अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के जनाबे वाला, हम जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर ये जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं इससे हम महसूस कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अब हमारी कभी पकड़ नहीं होगी। तो ज़रा ये बताइएगा कि जिन लोगों ने हैंकी पैंकी की या नहीं भी की, हो सकता है जैसे आपने कहा कुछ लोगों ने ब्लैक मनी नहीं रखा हुआ, उनका पैसा ठीक होगा, तो क्या उनको बाहर भी अब जो है वो बरीउस जमा कर दिया जाएगा कि वो अगर उन्होंने कोई पैसे इधर उधर हैंकी पैंकी किए थे या नहीं भी किए थे फॉर दैट मैटर, तो क्या अब एमनेस्टी स्कीम से उनको बाहर के मालिक में कभी पकड़ा नहीं जाएगा कि भाई तुमने ये पैसे कहाँ से लाए, किधर के क्या हैं? देखिए इसमें जिन जिन ममालिक के साथ तो पाकिस्तान का डबल टैक्स एवेजन ट्रीटी है, यानी दुनिया में ममालिक की एक दूसरे के साथ दोहरे टैक्स से बचने के लिए मुआहदात किए होते हैं कि अगर आप किसी एक मुल्क में टैक्स दे रहे हैं तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं कि जी मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ मुल्क में इस पे टैक्स दे रखा है। तो जहाँ पे तो डबल टैक्स एवेजन ट्रीटी है वहाँ पे तो जो बैरून मुल्क असासे हैं वो दिखा सकते हैं कि जी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक मैं इनको डिक्लेयर कर चुका हूँ और ये मेरे लीगल असासाजात में शामिल होता है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे यकीनन उस पर देना पड़ेगा। कई ममालिक ऐसे भी होंगे जहाँ पे कि अभी भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि अच्छा जी आपके जो असासे यहाँ पे हैं उनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या चले था? मैं तो ये चीजें जो है लेट मी बी मोर आर्टिकुलेट जिन ममालिक के अंदर जाहिर बात है पाकिस्तानी या असर रसूख रखने वाले पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, उनमें बरतानिया शामिल है, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा शामिल हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि मोसेक फोंसेका जो थी वो तो द टेलर फ्रॉम पैनामा थी। तो बुनियादी तौर पर ये इन ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों के पैसे रहे हैं, या और वो तो टैक्स हेवन्स हैं जहाँ जैसे केमन आइलैंड होगा, या वो तो नोटोरियस होते हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन बरतानिया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, यहाँ पर जो पाकिस्तानियों के पैसे हैं, और स्विट्ज़रलैंड,
है। इधर कोई हमें मामला पेश आएंगे या नहीं आएंगे? वो मैंने आपको बराह रास्त उन ममालिक की फहरिस्ती बता दी। जी यहाँ जी, ये देखिए, ये दो अलग चीज़ें, एक है कि मैं अपने पैसे पे टैक्स दे रहा हूँ कि नहीं, दूसरा है कि मैंने पैसा जायज़ अपने ज़राए से कमाया है कि नहीं। तो जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन ममालिक की, वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें इसी तरह से देखी जाएंगी। अगर मैंने उस पर टैक्स दिया है तो मैं दिखा सकता हूँ, जब डिक्लेयर करके एमनेस्टी लेने के बाद मैं ये तो दिखा सकता हूँ कि जी ये मेरे जो असासा जात हैं इनको मैं पाकिस्तान में डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैंने पाकिस्तान में इस पर टैक्स पे कर दिया है और ये मेरी जायज़ मनी है। लेकिन अगर वो ममालिक जो है वो मुझसे पूछते हैं कि जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी तनख्वाह तो टोटल $50 या 50 यूरो है, आपके पास ये 50,000 यूरोस बैंक अकाउंट में कैसे आ गए, इसका सोर्स बताइए, तो वो सोर्स डिस्क्लोज करने का पाबंद मैं रहूँगा। वो एमनेस्टी जो है मुझे इस चीज़ से एमनेस्टी नहीं देती कि अगर मैं अपने लिविंग बियॉन्ड मीन। बहुत शुक्रिया आपका आबिद सुलेरी साहब, आपने बड़े आसान तरीके से मेरे ख्याल बहुत सारे मौजूद कर लिए। यहाँ पे मैंने कोशिश यही की कि जितनी चीज़ें लोगों के जहन में उभर रही थी कि जनाबे वाला ये है क्या, हम ग्रे लिस्ट तक पहुँचे किस तरह से और बिलखुसूस इसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके बारे में सारे मौजूदात को मेरे ख्याल आज हमने कवर कर लिया। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इन मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।